Good morning, students. Students, today in this lecture we will discuss about the other backward classes. जो दूसरे हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज. Untouchability was the most visible and comprehensive form of social discrimination. However, there were a large group of castes that were of low status and were also subjected to varying levels of discriminations short of untouchability. These were the service and artisanal castes who occupied the lower rungs of the caste hierarchy. The Constitution of India recognizes the possibility that there may be groups other than the scheduled tribes and scheduled castes who suffer from social disadvantages. These groups, which need not be based on caste alone, but generally are identified by caste, were described as the socially and educationally backward classes. This is the constitutional basis of the popular term other backward classes, which is in common use today. अब स्टूडेंट जो हमारा अनटचेबिलिटी है, हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो है अस्पृश्यता जो है छुआछूत की भावना जो है समाज में भेदभाव का कारण बनती है और इसी वजह से जो है जातिगत आधार पर बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं और उसमें जो है भेदभाव उत्पन्न होता है. कोई लो स्टेटस के तहत जाना जाता है, कोई हायर स्टेटस के उससे जाना जाता है और ये भेदभाव जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. इन जातिगत भेदभाव भी बढ़ता है और ये जो जातिगत भेदभाव है ये वंशानुकरण के तहत चला हुआ आ रहा है. और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी ग्रुप अदर देन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट हू सफ़र फ्रॉम सोशल डिसएडवांटेजेस. भारतीय संविधान में ये पहचान भी करी गई है और ये माना भी गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा भी ऐसे कई ग्रुप हैं जो कि समाज में सफ़र करते हैं. उनको भी जो है समाज में जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे वंचित रहते हैं. And these groups, which need not be based on caste alone, but generally are identified by caste, were described as socially and educationally backward class. ये कास्ट अकेली जातिगत ही ऐसा नहीं है जिसको जो है कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या लोग उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बल्कि कास्ट के अलावा जो है और भी अदर ग्रुप्स हैं जैसे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो भी एक अलग नया ग्रुप है. एंड दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ पॉपुलर टर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस. और संवैधानिक तौर पर देखें तो यही सबसे प्रसिद्ध टर्म है, एक परिभाषा है, एक नाम दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ अन्य पिछड़े वर्ग, विच इज़ कॉमन यूज टुडे. आज के आम लाइफ में जो हम जनजीवन में ओबीसी वर्ड जो है यूज़ भी करते हैं. लाइक द कैटेगरी ऑफ द ट्राइब, द ओबीसीज आर डिफाइंड नेगेटिवली बाय what they are not. They are neither part of the forward caste at the upper end of the status spectrum, nor the Dalits at the lower end. But since caste has entered all the major Indian religions and is not confined to Hinduism alone, there are also members of other religions who belong to the backward caste and share the same traditional occupational identification and similar or worse socio-economic status. अब स्टूडेंट जो कैटेगरी है ट्राइब की, जो जनजाति की, उसके साथ ही जो है हम आज जैसे कि हमने बात करी ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास की, कि दे आर नाइदर पार्ट ऑफ द फोरवर्ड कास्ट एट द अपर एंड ऑफ द स्टेटस स्पेक्ट्रम नॉर ऑफ द दलित एट द लोअर एंड. मीन्स की जो अदर बैकवर्ड क्लास है अगर हम इसको देखें तो ये मतलब कि मीन्स कि अपर एंड ऑफ द स्टेटस स्पेक्ट्रम नॉर ऑफ द दलित एट द लोअर एंड, कि इसमें जो है दलित को तो ना हम यूँ कहते हैं कि भी लोअर एंड में है ना हम अपर में कह रहे हैं. बट सिंस कास्ट has entered all the major Indian religions and is not confined to Hinduism alone, there are also other religions who belong to the backward caste and share the same traditional occupational identification and similar or worse socio-economic status. मीन्स कि जातिगत आधार पर अगर हम देखें तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें भारतीय चाहे धर्म किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदुज़म एक अकेला ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है आप लोअर कास्ट भी देखेंगे, अपर कास्ट भी देखेंगे, बल्कि कितने भी धर्म उन सब में जो है आप ये देखेंगे बैकवर्ड कास्ट सब में मिलेगी आपको. और उनका एक अपनी अलग ऑक्यूपेशनल आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, पारंपरिक तौर पर या व्यवसाय के तौर पर जो उनकी एक अलग पहचान मिलेगी और उनका जो सामाजिक या आर्थिक स्टेटस है वो बुरा है या अच्छा है वो भी एक अलग पहचान के साथ आपको पता चलेगा. तो मीन्स हर एक कास्ट जो है अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, ऐसे ग्रुप जो है अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, चाहे वो ओबीसी हो या कोई और दूसरे ग्रुप्स हों. For these reasons, the OBCs are much more diverse group than the Dalit or Adivasis. The first government of independent India
under Jawaharlal Nehru, appointed a commission to look into measures for the welfare of the OBCs. The first backward classes commission, headed by Kaka Kalekar, submitted its report in 1953. But the political climate at the time led to the report being sidelined. From the mid-50s, the OBC issue became a regional affair pursued at the state rather than the central level. और इन्हीं कारणों से जो स्टूडेंट द ओबीसी आर मच मोर डाइवर्स ग्रुप देन द दलित और आदिवासी. अब जो ओबीसीज हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनके जो अलग अलग भिन्न भिन्न ग्रुप बन गए हैं कंपैरिजन ऑफ दलित और आदिवासी के. और फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब उसकी पहली सरकार बनी थी, जब आज़ाद हुआ था स्वतंत्र होने के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है अपॉइंटेड एक कमीशन एक आयोग भी बनाया था कि किस तरीके से जो है हम जन कल्याण के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं. और फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय काका कालेकर, पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो पिछड़े हुए आयोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उसके हेड कौन थे? काका कालेकर. और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में. बट द पॉलिटिकल क्लाइमेट एट द टाइम लेड टू द रिपोर्ट बीइंग साइडलाइन. लेकिन उस टाइम पर जैसा भी राजनीतिक माहौल था, तो इस रिपोर्ट को जो है एक तरीके से उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. फ्रॉम द मिड-50 द ओबीसी इशू बिकेम अ रीजनल अफेयर परस्यूड एट द सेम रादर देन द सेंट्रल लेवल. लेकिन जब जैसे जैसे मिड-50s आया, तो फिर से ये मुद्दा ओबीसी का सामने आ गया प्रादेशिक तौर पर, और सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल में भी. द साउदर्न स्टेट्स had a long history of backward caste political agitations that had started in the early 20th century. Because of these powerful social movements, policies to address the problems of the OBCs were in place long before they were discussed in most northern states. The OBC issue returned to the central level in the late 1970s. After the emergency, when the Janata Party came to power, the second Backward Classes Commission, headed by B.P. Mandal, was appointed at this time. However, it was only in 1990 when the central government decided to implement the 10-year-old Mandal Commission report that the OBC issue become a major one in national politics. अब अगर हम साउथर्न स्टेट्स का जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं, उनका इतिहास देखो तो काफ़ी लंबा इतिहास है. लोगों ने जो है, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी जो है काफ़ी विरोध किया, और ये अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. और जो सामाजिक आंदोलन स्टार्ट किए थे, वो काफ़ी पावरफुल थे. उनकी जो नीतियाँ थी, काफ़ी प्रॉब्लम भी आई ओबीसीज़ को, लंबे समय तक डिस्कस भी हुआ उत्तरी भारत में भी. एंड द ओबीसी इश्यूज़ रिटर्न एट इन द लॉन्ग बिफोर दे वर डिस्कस इन द नॉर्दर्न स्टेट. द ओबीसी इशू रिटर्न टू द सेंट्रल लेवल इन द लेट 1970 आफ्टर द एमरजेंसी व्हेन द जनता पार्टी केम टू पावर. जब जनता पार्टी आई थी और आपातकाल लगा था, उस टाइम पर भी जो ओबीसी का जो मुद्दा था, वो वापस से सेंट्रल लेवल पर आ गया, केंद्रित तौर पर आ गया. एंड सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय बीपी मंडल. फर्स्ट तो स्टूडेंट आपका जो है कमीशन, जो बैकवर्ड क्लास का कमीशन का हेड था, वो काका कालेकर थे. और सेकंड में अब आपके कौन आ रहे हैं? बीपी मंडल. उस टाइम पर बीपी मंडल हेड बने थे. और इट वाज ओनली 1990 व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द 10-year-old मंडल कमीशन रिपोर्ट दैट द ओबीसी इशू बिकेम अ मेजर वन इन नेशनल पॉलिटिक्स. और 1990 में जो है, जो केंद्रीय सरकार थी, उसने डिसाइड किया था कि 10 वर्षीय जो है, जो पुराना मंडल कमीशन रिपोर्ट है, उसको लागू कराने की कोशिश करी गई थी. और इस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में जो है ओबीसी एक फेमस मुद्दा बन गया था. Since the 1990s, we have seen the resurgence of lower caste movements in North India among both the OBCs and Dalits. The politicization of the OBCs allowed them to convert their large numbers. Recent surveys show that they are about 41% of the national population into political influence. This was not possible at the national level before, as shown by the sidelining of the Kalekar Commission report and the neglect of the Mandal Commission report. अब 1990 में हमने देखा कि किस तरीके से जो है उत्तरी भारत में जो है, जो ओबीसीज़ हैं या दलित है या लोअर कास्ट मूवमेंट जो है चलाए गए, काफ़ी सारे आंदोलन चलाए गए. और द पॉलिटिशियंस ऑफ द ओबीसीज़, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए राजनीतिक लोग थे, उन्होंने भी अलाउ कर दिया था. रीसेंट सर्वे शो दैट दे आर अबाउट 41% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन की. वो नेशनल पॉपुलेशन के अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर जनसंख्या देखें तो उसका 41% जो है, और जो कि राजनीति में काफ़ी प्रभाव डाल सकता है. दिस वॉज नॉट पॉसिबल एट द नेशनल लेवल बिफोर, एज शोन बाय साइडलाइनिंग ऑफ द कालेकर कमीशन रिपोर्ट एंड द नेगलेक्ट ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट. ये पॉसिबल नहीं था इसी वजह से कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको कालेकर की रिपोर्ट को अगर इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी नेगलेक्ट कर देंगे. तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि ये जो है नेशनल पॉपुलेशन का 41% है. तो अब इनको जो है इनकी सुनवाई करनी पड़ेगी.
The large disparities between the upper OBCs, who are largely landed caste and enjoy dominance in rural society in many regions of India, and the lower OBC, who are very poor and disadvantaged and are often not very different from Dalits in socio-economic terms, make this a difficult political category to work with. However, the OBCs are severely underrepresented in all spheres except land holding and political representation. They have a large number of MLAs and MPs, although the upper OBCs are dominant in the rural sector. The situation of urban OBCs is much worse, being much closer to that of the scheduled castes and scheduled tribes than the upper caste. अब इस तरीके से हम देखें जो अपर ओबीसीज थे एंड द लोअर ओबीसीज, जो दो उसमें डिवाइड की थे. अपर ओबीसीज में कौन से है, वो लार्जली लैंडेड कास्ट, जिनके पास जो है बड़े लेवल पर जो है ज़मीन ज़्यादा है और वो डोमिनेंस अपना रूप रखते हैं, लोगों पर प्रभुत्व जमा करके रखते हैं. और लोअर ओबीसीज में वो आगे जो गरीब हैं और एंड ऑफन नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दलित इन द सोशो इकोनॉमिक टर्म्स. दलितों की तरह जो उनका सामाजिक आर्थिक लेवल जो है लो होता है. तो मेक दिस ए डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल कैटेगरी टू वर्क विद. अब ये पॉलिटिकल कैटेगरी में देखें, राजनीतिक तौर पर अगर हम इनको वर्गों में बांटने की कोशिश करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी ओबीसी आर सिवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन ऑल स्फीयर्स. लेकिन ओबीसी जो है अगर हम देखें तो उनकी एक अलग पहचान थी, वो लैंड होल्डिंग थे, उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी और राजनीति में अपना प्रभुत्व जमा सकते थे. दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एमएलएज एंड एमपीज. उनके जो है ज़्यादा संख्या में एमएलएज और एमपीज थे. ऑल्दो द अपर ओबीसीज आर डोमिनेट इन द रूरल सेक्टर. ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो अपर ओबीसी जो है अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे. एंड द सिचुएशन ऑफ अर्बन ओबीसीज इज़ मच वर्स. और इतनी बुरी भी नहीं थी ओबीसीज की अर्बन में भी सिचुएशन, बीइंग मच क्लोजर टू दैट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स दैन टू द अपर कास्ट. मीन्स कि अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कंपैरिजन जो है ये अपने ऊपर प्रभुत्व बनाए हुए थे. जो अपर कास्ट जो ओबीसीज थे वो चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरियाज हो. तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.